अब यहाँ पे दिया हुआ है, वाई डू वी नीड फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी क्यों ज़रूरत था? तो देखो, टू फीड राइजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो उसके लिए ज़रूरी है खाद्य सुरक्षा। टू कंट्रोल प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स, इस कारण भी ज़रूरी है, प्राइस ना बढ़ जाए इस कारण भी खाद को क्या करते हैं, बचा के रखते हैं फूड को। टू रिड्यूस इम्पोर्ट्स ऑफ फूड ग्रेन्स, बाहर से ना मंगाना पड़े, एक्सपोर्ट भले करते लेकिन बाहर से ना मंगाना पड़े, इस कारण भी इसका फूड सिक्योरिटी ज़रूरी है। टू फाइट्स अगेंस्ट नेचुरल डिजास्टर सच एज ड्राउट, फ्लड, साइक्लोन, बुरा वक्त में काम आए, ये सब रीज़न है, इस कारण हम लोग क्या करते हैं, फूड को सिक्योर करते हैं। दूसरा सवाल, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ राशनिंग। राशनिंग सिस्टम का क्यों इम्पोर्टेंस है, मतलब कि अनाज जो देते हैं हम लोग फ्री में चाहे कम दाम पे, क्यों? तो रिड्यूस वेस्टेज, एक तो मतलब कि महंगा दाम में मिलेगा तो कोई खरीदेगा नहीं तो अनाज क्या हो जाएगा, बर्बाद। फॉर मेंटेन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, फॉर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि जो अनाज है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सके इस फॉर्म में। राशनिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 1940s में भारत में, बंगाल फेमन के बाद। बंगाल फेमन कब आया था? 1943। ड्यूरिंग क्लाइमेटेन इमरजेंसी राशनिंग हेल्प्स टू ओवरकम, जो इमरजेंसी के समय राशनिंग सिस्टम क्या करेगा, कम दाम पे अनाज देके उस इलाका में सबको अनाज मिल जाएगा। अब यहाँ पे पीडीएस को लेके इतना बड़ा यहाँ तक क्वेश्चन पूछ सकता है, पीडीएस में बहुत तरीके को क्वेश्चन पूछता है पीडीएस से। पहले तो पूछ सकता है कि क्या पीडीएस है, पीडीएस सिस्टम क्या है, पीडीएस सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है, पीडीएस सिस्टम कैसे फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करता है, कैसे सुनिश्चित करता है, पीडीएम सिस्टम का इम्पोर्टेंस क्या है, पीडीएस सिस्टम के साथ उसको क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है, मतलब उसमें क्या लूफॉल है उस सिस्टम में, तो ये सब। तो पहले पैराग्राफ में ये बताओगे कि पीडीएस सिस्टम के बारे में। पीडीएस क्या है? द पीडीएस सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट द फूड ग्रेन्स बाय द हेल्प ऑफ राशन शॉप अमॉन्ग द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। पीडीएस सिस्टम क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है फूड ग्रेन्स को राशनिंग शॉप के माध्यम से, किस में, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में। पीडीएस सिस्टम के अंदर क्या होता है? एफसीआई प्रोक्यूर, प्रोक्यूर मतलब क्या होता है, खरीदना, प्रोक्यूर मतलब खरीदना, फूड को खरीदता है। एट प्री अनाउंस प्राइस, मतलब जो पहले से प्राइस तय कर दिया जाता है एमएसपी पे, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो एट एमएसपी, एट एमएसपी प्राइस। और उसके बाद क्या करता है फिर गवर्नमेंट, डिस्ट्रीब्यूट करता है इस फूड ग्रेन्स को गरीबों में, इसी को क्या बोलते हैं, पीडीएस सिस्टम। तो पीडीएस का डिफिनीशन हो गया। अब पीडीएस सिस्टम का इंपॉर्टेंस पूछे या ऑब्जेक्टिव पूछे, क्या उद्देश्य है, क्या प्रॉफिट है, पीडीएस को क्यों चलाया जाता है, तो प्रोवाइड इसेंशियल गुड्स एट सब्सिडाइज प्राइस टू कंज्यूमर, कम से कम जो भी इसेंशियल सामान है उसको सब्सिडाइज यानी कि कम प्राइस पे लोगों को दे सकें, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी के लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए। टू कंट्रोल प्राइस ऑफ कॉमोडिटीज, इसेंशियल कॉमोडिटीज, जो भी जरूरी का चीज़ है उसके प्राइस को क्या कर सके हम लोग, कंट्रोल कर सके। प्रोवाइड इनकम सिक्योरिटी टू फार्मर, फार्मर कल बताए थे इनकम सिक्योरिटी, वो ऑप्शन काट दो पीडीएस में, लेकिन वो आदमी को कर रहा था इनकम सिक्योरिटी, नहीं, पीडीएस फार्मर का इनकम सिक्योरिटी करता है, नहीं है उसको एमएसपी पे ले लेते हैं। एमएसपी किसको मिलता है, आम आदमी को कि फार्मर को? तो फार्मर को सुनिश्चित हो रहा है कि नहीं उसका आर्थिक ये सुरक्षा, तो इनकम सिक्योरिटी किसको हो रहा है, फार्मर को, किसको हो रहा है, फार्मर। तो ये चार नहीं हो सकता है। एक तो फूड सेफ्टी के लिए जरूरी है पीडीएस सिस्टम, इनकम सिक्योरिटी दे रहा है फार्मर को, फिर से कंट्रोल करता है प्राइस को जो एसेंशियल कॉमोडिटीज़ है, फिर से सब्सिडाइज प्राइस पे मिलता है पुअर को, नहीं याद हो जाएगा। फिर उसके बाद है, अगर ये पूछेगा व्हाट इज द करेंट स्टेटस ऑफ पीडीएस, अभी वर्तमान में क्या स्टेटस, क्या चल रहा है पीडीएस में, तो बताए थे कि इनिशियली जो पीडीएस था वो यूनिवर्सल था, सभी के लिए था। उसके बाद आरपीडीएस आया 1992 में, ये टारगेट किया बैकवर्ड एरियाज को। फिर टीपीडीएस आया 1987 में, टारगेट किया पुअर आदमी को, सारे एरियाज को। फिर उसके दो स्कीम भी इसके साथ पीडीएस के साथ लिंक कर दिया गया, कौन, अंत्योदय अन्न योजना 2000 में, एक अन्नपूर्णा स्कीम 2002 में, और उसके बाद अंत्योदय अन्न योजना था पूरे ऑफ द पुअर के लिए, और ये सीनियर सिटीजन के लिए। जैसे एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है। पीडीएस के इतना कंटेंट हो गया, देखो सबको कॉपी में लिखेगा भी सब क्वेश्चन आंसर, वो भले पहले वाले वीडियो का कुछ नहीं लिखेगा, वो एग्जाम में देखना है इसको, लेकिन ये वाला सेकंड वाले वीडियो को क्वेश्चन आंसर लिखना भी है और देखना भी है। फिर से यहाँ पर प्रॉब्लम फेसेड विद पीडीएस सिस्टम। अब पीडीएस सिस्टम जो है उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स है बताओ। द चेंज इन द क्रॉप पैटर्न बिकॉज एमएसपी अप्लाई ऑन ओनली सर्टेन क्रॉप्स,
पीडीएस में पीडीएस स्टूडेंट के अंदर एमएसपी पे क्रॉप खरीदते हैं तो एमएसपी कितने फसल के लिए जारी किया जाता है? 23। 23। तो बताओ वही 23 फसल में से ही ना सब उगाने लगेगा? और क्या 23 प्रकार का फसल होता है? नहीं, उसमें सबसे ज़्यादा एमएसपी मिलता है गेहूं और चावल पे। चावल पे। तो अधिकांश लोग गेहूं चावल ही उगाने लगता है एमएसपी के चक्कर लेने के चक्कर में, और फसल क्या हो जाता है? अनदेखा। तो ये क्रॉप पैटर्न चेंज हो गया कि नहीं चेंज हो गया? हो गया। मेंटेनिंग मच मोर देन मिनिमम बफर नॉर्म्स। कई बार क्या होता है कि सरकार बहुत ज़्यादा स्टॉक कर लेता है, इसका अनाज क्या हो जाता है? बर्बाद। मिनिमम बफर नॉर्म्स है, मिनिमम बफर जो होना चाहिए उससे भी ज़्यादा कर लेता है। फिर इस पीडीएस में और क्या प्रॉब्लम है? ब्लैक मार्केटिंग का प्रॉब्लम है, डाइवर्टिंग ऑफ ग्रेन्स, यहाँ का अनाज ले जाके दूसरी जगह बेच देना, करप्शन है, ऑफिसर लोग करेगा, सेलिंग पुअर क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स एट राशन शॉप, अच्छा वाला रख लेगा, खराब वाला बेच देगा। तो ये ब्लैक मार्केटिंग। तो वही ना, वो ब्लैक मार्केटिंग, उसी को घुमा के काला। बोल दिए, यही सब बात है। अब यहाँ पे तो पीडीएस का सारा वो प्रॉब्लम बता दिए सब बात, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्क्राइब द रोल ऑफ एफसीआई। एफसीआई का रोल के ऊपर पूछता है सवाल क्या है, तो क्या बोलोगे? एफसीआई सेटअप हुआ था 1965 में। इसका रोल क्या है? ये फूड को प्रोक्यूर करता है। क्या? द फूड प्रोक्यूर बाय एफसीआई, किसके ओर से? ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। एफसीआई और बफर स्टॉक को भी मेंटेन करने में रोल प्ले करता है कि नहीं? एफसीआई ऑल्सो मेंटेन ए रोल, प्लेज ए मेन रोल इन मेंटेनिंग बफर स्टॉक। उसके बाद इस क्या करता है? बफर स्टॉक को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है फूड ग्रेन्स को, कहाँ पे? राशनिंग शॉप पे। लिख लेगा, इतना इजी इजी लाइन सब लिखवाए हैं, बिल्कुल याद करने की जरूरत पड़ रहा है। याद करने की समझ जरूरत में पड़ रहा आता था इसका मतलब समझ जाओ तुम कल कुछ नहीं देखा है वीडियो में। डिस्कस द रोल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इन फूड सिक्योरिटी। अब भारत सरकार फूड सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर करता है, ये सवाल आ जाए। तब भारत सरकार क्या करता है? एफसीआई के सबसे द्वारा। एफसीआई के माध्यम से एफसीआई को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि तुम फूड को प्रोक्यूर करो। फिर उसका भारत सरकार क्या करता है? एमएसपी अनाउंस करता है फार्मर के लिए। फिर भारत सरकार क्या करता है? मेंटेन करता है बफर स्टॉक को। यहाँ तो ये 3 लाइन सेम ही है, ये किसका काम बता रहा है? एफसीआई का ही एफसीआई का। काम बता रहा है। उसके बाद क्या है? उसके बाद गवर्नमेंट बहुत सारा प्रोग्राम भी चलाता है, ये तो पीडीएस कर दिया, उसके बाद प्रोग्राम भी चलाया, आरपीडीएस, टीपीडीएस, आईसीडीएस, मिड डे मील स्कीम, अंत्योदय स्कीम, अन्नपूर्णा, एनएफसीएस। ये सारा स्कीम गवर्नमेंट का ग्रामोदय योजना। ग्रामोदय योजना में अनाज मिलता है, क्या होता है? पुअर के लिए ना है, गरीबी मिटाने के लिए। तो ये सब क्या है? इस सारा स्कीम एक लाइन से लिख देना डेट के साथ, इसके बारे में एक लाइन कि गवर्नमेंट ये सब एफर्ट या प्रयास किए हुआ है। अगर ये सवाल भी है कि गवर्नमेंट क्या स्टेप ले चुका हुआ है, क्या प्रोग्राम गवर्नमेंट चलाया है जिससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, तो ये सारा बता देना, फूड सेफ्टी। कैसे कर रहा है ये तो बता ही दिए ये सब, ठीक है, समझ में आ रहा है। आ रहा है। फिर से यहाँ पर है कि हाउ इज फूड सिक्योरिटी इंश्योर इन इंडिया। फूड सिक्योरिटी कैसे इंश्योर होता है? तो फूड सिक्योरिटी का या भी पूछ देगा, फूड सिक्योरिटी का 3 डायमेंशन बताइए, या फूड सिक्योरिटी कैसे इंश्योर होता है इंडिया में। तो इन 3 तरीके से होता है, एबिलिटी ऑफ फूड, एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड, अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड। अगर इसी सवाल को ऐसे पूछ सकता है, व्हाट इज फूड सिक्योरिटी, तब तो भी ये आंसर तीनों। यही होगा। एबिलिटी ऑफ फूड में क्या बताए थे? प्रेजेंट ऑफ एनफ फूड फॉर ईच एंड एवरी सिटीजन। एक्सेसिबिलिटी में क्या बताए थे? वेयर देयर इज नो बैरियर टू एक्सेस फूड, कोई बैरियर ना हो। कैपेबिलिटी ऑफ पैसा खरीदो। पर्सन, ठीक है, तो ये हो गया। फिर से यहाँ बोल रहा है विच आर द पीपुल मोर प्रोन टू द फूड इनसिक्योरिटी। प्रोन मतलब कि उसके झींगा। उसको झेल सकता है फूड इनसिक्योरिटी को, कौन? तो लैंडलेस पीपुल, जो गांव में है, प्रॉन मतलब झींगा जमीन भी भी होता नहीं है ना? है। प्रॉन मतलब झींगा भी होता है। प्रॉन मतलब झींगा। झींगा मछली, वो वाला बात नहीं हो रहा। फिर यहाँ पे द पीपल एम्प्लॉयड इन इल पेड ऑक्यूपेशन, जो इल पेड ऑक्यूपेशन मतलब जिसको कम वेजेस मिलता है। पीपल लिविंग बिलो, जो पॉवर्टी लाइन में, उससे फूड इनसिक्योरिटी के लक्षण में जाते हैं। पीपल इंगेज इन सीजनल एक्टिविटीज, कई बार सीजन आ रहा तो कमा रहा है, नहीं कमाएगा तो खाएगा कैसे। तो ये सब क्या है? इन सभी प्रॉन है ये सब चीज़, ये सेक्शन सब लोग सोसाइटी प्रॉन है। विच स्टेट्स आर मोर फूड इनसिक्योर इन इंडिया, कौन ज़्यादा इनसिक्योर है सबसे फूड? ज्यादा बिहार होगा। तो ये यूपी, वेस्ट बंगाल, ये सब, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला है डू यू बिलीव द ग्रीन रिवोल्यूशन हैज मेड इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स। जो हरित क्रांति हुआ था तो कि इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बना दिया था फूड ग्रेन्स के लिए। हाँ, इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट, अभी तक भी इंडिया को अभी अनाज कहाँ एक्सपोर्ट करना पड़ता है, इम्पोर्ट कहाँ इम्पोर्ट करना करना पड़ता है, पड़ता है। एक्सपोर्ट कर देता है, लेता नहीं है, दे देता बोले। तो यस, आई बिलीव दैट ग्रीन रेवोल्यूशन हैज मेड द इंडिया सेल्फ सफिशिएंट फूड ग्रेन्स। क्यों?
इफ भी कंपेयर करेंगे डाटा से पहले तो इंडिया मेड 3 times मोर प्रोडक्शन देन द प्रीवियस। देख सकता है पहले से 3 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। ग्रीन रेवोल्यूशन जब से आया तो उसके ऐसे कोई कभी फेमाइन नहीं आया इंडिया में। इवन इन वर्स्ट इकोनॉमिक कोई भी कंडीशन में हो, चाहे कोरोना चाहे कुछ भी हो, कभी इंडिया फेमाइन नहीं आया। अभी आया भुखमरी यहाँ पे नहीं। वर्ल्ड में लास्ट फेमाइन कब आया? उतना हमको नहीं पता है, गूगल है। गंदी बात है, मैं याद रखना। फिर उसके बाद यहाँ देखो, ए सेक्शन ऑफ द पीपल इन इंडिया स्टिल विदाउट फूड। अब यहाँ पे देखिए कि ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, अनाज भी बहुत इंडिया के बाद, लेकिन फिर भी बहुत सारा लोग को अनाज नहीं मिल पाता है। एक्सप्लेन लिख सकता है क्योंकि वो गरीब हैं, ड्यू टू लो वेजेस इनकम, कैन नॉट अफोर्ड टू बाई, ये सब नहीं लिख सकता, बहुत चोरी वाला सवाल। फिर से बोला व्हाट हैपेंस टू द सप्लाई ऑफ फूड व्हेन देयर इज ए डिजास्टर और कैलेमिटी। क्या होगा सप्लाई फूड का जब यहाँ कभी डिजास्टर या कैलेमिटी आ जाए? तो कैलेमिटी मतलब वही होता है डिजास्टर। तो लिखोगे जब डिजास्टर आएगा तो उस समय क्या होगा? प्रोडक्शन कम। फिर प्रोडक्शन कम इकोनॉमिक से सही पढ़ा जाता है लिंक करके। जब प्रोडक्शन कम होगा तो क्या होगा? फूड का प्राइस बढ़ जाएगा। जब फूड का प्राइस बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिमांड कम। जब डिमांड कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हंगर आ जाएगा वहाँ पे। प्रोडक्शन कम तो फूड का प्राइस इंक्रीज, फूड का प्राइस इंक्रीज तो डिमांड कम, डिमांड कम तो हंगर आ जाएगा। ऐसे लिख लेगा। फिर यहाँ पे बोल रहा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन सीजनल हंगर एंड क्रोनिक हंगर के बारे में बताइए। तो सीजनल हंगर के बारे में बताइए कि व्हेन पर्सन इज अनएबल टू गेट वर्क फॉर द इंटायर ईयर, जब पूरे साल भर के लिए काम ना मिले, लगातार काम ना मिले, एंड गेट्स वर्क इन ओनली इन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर, तो उसको क्या कहेंगे? सीजनल हंगर कहेंगे। या ऐसे लिख सकते सिंपली व्हेन अ पर्सन गेट वर्क ओनली इन सम सीजन, ओनली सर्टेन मंथ्स इन अ ईयर। अच्छा ठीक है, तो कुछ सीजन में कम आया है ना, तो बाकी सीजन क्या क्या भूखे रहा? तेरे पगला, तब पैसा भूखे थोड़ी ना रह जाएगा। पैसा कम होगा तो भूख कम हो जाएगा। अंबानी का बेटा रहेगा तुम तो कम पढ़ेगा, अभी सुबोध अंकल का बेटा है तो ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि पढ़ना नहीं पड़ेगा, ये बात होती है। तो मोस्टली अकर सीन रूरल एरिया कहाँ होता है? रूरल एरियाज में। अभी क्रोनिक हंगर क्या है? क्रोनिक हंगर मतलब क्या हो गया? द क्रोनिक हंगर इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ डाइट्स persistently inadequate in terms of quantity। बताए थे डेफिनेशन क्रोनिक हंगर का। मतलब क्रोनिक हंगर में क्या होता है? लगातार, persistently मतलब क्या होता है? लगातार। inadequate मतलब कम अमाउंट में, कम अमाउंट में, या क्वालिटी हो या क्वांटिटी हो। तो कम खाना मिल रहा है तो कम खाना मिल रहा है, जो भी खाना मिल रहा है वो बेकार खाना मिल रहा है। इसी को क्या कहते हैं? क्रोनिक हंगर। और सीजनली हंगर में कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। तो लिख लेगा। यहाँ पे बोल रहा है व्हाट हैज आवर गवर्नमेंट डन फूड सिक्योरिटी के लिए। कोई 2 प्रोग्राम बताइए। तो तुमको क्या वो प्रोग्राम बता दिए? 10 वो। तुम उसमें से 2 बता देना। सबसे इजी तो यही लगता है, अंत्योदय योजना, अन्नपूर्णा योजना। ठीक है, इसका फीचर्स याद है ना? अंत्योदय योजना का फीचर्स क्या है बता? 35 ग्राम अनाज मिलता है, 35 kg अनाज मिलता है। 2000 में आया था। हाँ। किसके लिए है ये? पुअरेस्ट ऑफ द पुअर के लिए। ये बुढ़ाऊ के लिए है 10 kg अनाज, और 2000 में आया है। ठीक है, फॉर सीनियर सिटीजन। पॉइंट याद होगा दोनों के बारे में। फिर यहाँ पे बोल रहा है, ये सवाल कहाँ चलेगी? ये व्हाट इज बफर स्टॉक क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट। बफर स्टॉक क्या होता है? तो ये होता है बफर स्टॉक इज ए स्टॉक क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट इन द फूड डेफिसिट एरियाज एंड द अमॉन्ग द पुअर सोसाइटी। स्टॉक करता है क्यों? फॉर पीडीएस सिस्टम या फॉर maintaining food security and stabilize price, for stabilizing price। इन पॉइंट नहीं लिख सकता है। हाँ, prevent disaster। ठीक है, तो prevent disaster, to overcome from disaster। prevent रोक कैसे देगा डिजास्टर को? सॉरी, गलती से बोला गया। कुछ भी बोल देगा तो मान लेंगे। चिंटू सर, चिंटू सर। कौन चिंटू? अच्छा, वो स्पीच। एमएसपी का बता। एमएसपी के बारे में आगे डेफिनेशन तो क्या है? सबसे तो फुल फॉर्म याद करो। एमएसपी का मिनिमम सपोर्ट प्राइस। These are the price which are किसके द्वारा दिया जाता है? MSP गवर्नमेंट के द्वारा which are paid by the government before नहीं, आफ्टर। लेकिन अनाउंस होता है announced before growing the crop yield। ठीक है, लिख लेगा। बफर स्टॉक बताई थी, वही चीज है। इशू प्राइस क्या होता है? तो इशू प्राइस at which the buffer stock is provided to the poor community। इसी प्राइस पे ना मिलता है। ये इशू प्राइस इज लोअर देन द
मार्केट प्राइस एंड दिस प्राइस एंड इशू प्राइस एज विच द बफर स्टॉक जो होता है अनाज को स्टोर करके रखे हैं इसी प्राइस पर मिलता है किसको? पुअर को। फेयर प्राइस शॉप इसका क्या होता है? तो श्यामा का दुकान को फेयर प्राइस शॉप बोलते हैं। अब ये सवाल है, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है उसका फूड ग्रेन्स के इसका फूड सेफ्टी में क्या रोल है, ये पूछ सकता है इंपॉर्टेंट 5 नंबर में। अमूल का कंपनी जानता है? अमूल वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब जब बहुत सारा आदमी आपस में मिल जाए, जैसे मान लो कि ये जो है एक आदमी मिला तो इसके पास अपना ज़मीन है, ये आदमी मिला इसके पास बिजली है अपना, ये आदमी मिला तो इसके पास गाय है, ये आदमी मिला इसके पास लेबर है, ये आदमी मिला तो इसके पास पैसा है, ये आदमी मिला इसके पास मार्केटिंग का टेक्निक है। तो ऐसा सारा अलग अलग प्रकार का आदमी मिल गया, तभी सारा क्या करेगा, मिल के वो कंपनी बना लिया, और जो भी प्रॉफिट होगा इस समय आपस में बढ़ जाएगा, जितना में इसका प्रॉफिट का चांस रहेगा, लगाएगा पैसा या कुछ भी जितना योगदान देगा, इसी को साथ में मिल के सहकारी संस्था बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो इसका क्या रोल है? तो यहाँ देखो फूड सेफ्टी में, तो यहाँ देखो रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन फूड सेफ्टी पूरा लिखना होगा। तो पहले लिखोगे शॉर्टकट में, इन तमिलनाडु जो 94% फेयर शॉप है ना वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा ही रन होता है, केवल तमिलनाडु में। हमसे भी पूछ सकता है कहाँ का जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी 94% रन होता है। दिल्ली में जो है मदर डेयरी वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन मिल्क प्रोडक्शन में, ठीक है, और वेजिटेबल में। अमूल जो है वो गुजरात का कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है और दिल्ली का मदर डेयरी। और उसके बाद महाराष्ट्र में एक संस्था है, एनजीओ है, एडीएस, एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस। ये भी पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस कहाँ का संस्था था? महाराष्ट्र, ठीक है ना। अब वो क्या कर सकता है, वो क्या है, वो फैसिलिटेट करता है नेटवर्क ऑफ एनजीओज फॉर सेटिंग ऑफ ग्रेन्स बैंक इन डिफरेंट रीजन। मतलब अलग अलग जगह पे, जैसे बैंक होता है, बैंक से पैसा निकालते हैं, जैसे अनाज निकालते हैं बैंक, अनाज बैंक, वहाँ वर्ल्ड बैंक वाला अनाज है, ठीक है। तो याद करना ही होगा तुमको, याद करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। एडीएस का क्या रोल है? ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एफर्ट टू सेट अप ग्रेन बैंक्स, इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन, मतलब गवर्नमेंट को प्रभावित करेगा क्या फूड सिक्योरिटी के ऊपर पॉलिसी बनाए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना पूरा, ठीक है। और तमिलनाडु, इन तमिलनाडु 94% राशन शॉप आर रनिंग बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी। दूसरा, इन दिल्ली मदर डेयरी प्लेड इंपॉर्टेंट रोल फॉर मिल्क। इन अमूल, इन गुजरात अमूल प्ले इंपॉर्टेंट रोल। फिर इन महाराष्ट्र एडीएस, एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस प्लेज इंपॉर्टेंट रोल फॉर सेटअप फूड ग्रेन्स बैंक्स। और उसके बाद 2-3 पॉइंट याद कर, ठीक है। इतना तो हम लोग का याद भी नहीं कराता था, सुनता भी नहीं है। पहले चुपचाप पढ़ो, कंप्लीट करने दो, लास्ट में बोलना, जल्दी कंप्लीट करने दो। विच ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बाइज फूड ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर एंड सप्लाइज टू देयर फेयर शॉप? कौन फूड ग्रेन्स खरीदता है? एफसीआई, उसका राशन सबके पास देता है, बफर स्टॉक के पास। The system under which the food procured by the FCI is distributed through the government regulate the shops among the poorest strata। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? पीडीएस सिस्टम। द स्टॉक बोलते कौन सा स्टॉक होता है? बफर स्टॉक। फिर यहाँ पे बोल रहा है द प्राइस एट विच द फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफिशिएंट एरिया। कौन प्राइस पे? एमएसपी प्राइस पे देते हैं। एमएसपी प्राइस फार्मर को देते हैं, पुअर को कौन प्राइस पे देते हैं हम लोग? इशू प्राइस। कुछ का दे रहा है। स्पेशल स्टाम्प वाज रिलीज्ड बाय द इंदिरा गांधी। स्टाम्प चलाई थी किस रिवॉल्यूशन के लिए? 1960। व्हाइट नहीं, व्हीट है, गेहूं क्रांति। Why are the food grains procured by the FCI of India? For maintaining buffer stock, for stabilizing price। सब चीज नहीं बता सकता। ICDS का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, 0 से 6 साल के लिए, 1975। याद है नहीं सब? हाउ इज फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड ड्यूरिंग क्लैमिटी? बताए थे, प्रोडक्शन कम होगा, सप्लाई कम होगा, डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा। वहाँ पे गलती बता दी, डिमांड बढ़ जाएगा तो और क्या हो जाएगा? प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा फिर, ठीक है, गलती से हो गया। प्रोडक्शन कम, सप्लाई कम, तो डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ जाएगा। समझ में आया? गलती चार्ट बन गया था, अब याद है? उसके देखो यहाँ पे नेशनल नाफ्सा एक्ट के बारे में बताओ। तो नाफ्सा एक्ट कब आया? 2013 में। नाफ्सा का फुल फॉर्म नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इसमें बताए थे कि ये एक्ट कवर करता है किसको?
50% ऑफ द पॉपुलेशन इन अर्बन एरिया, 75% ऑफ द पॉपुलेशन इन रूरल एरियाज। ठीक है, नहीं बताते बताया। तो ये पूरा याद करेगा, दिया हुआ है बुक में नैपसैक। ठीक है, सब बुक का क्वेश्चन है, क्लास 9 लिखा हुआ है। तो हम कहाँ कर रहे हैं, आप बाहर का क्वेश्चन करा रहे हैं हमको। When was the rationing system was introduced in India? 1940s में हुआ था, आफ्टर बंगाल फेमाइन। फिर से यहाँ पर भी तो ये भी एक सवाल था, नेम द फूड इन्वेंशन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस बाय द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर द एनएसएसओ रिपोर्ट। एनएसएसओ जांच पड़ताल किया ना बहुत पहले था रिपोर्ट, तो उसी के आधार पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2-3 प्रोग्राम चलाया। ठीक है, तो हमसे भी पूछ सकता है कौन कौन चलाया था, तो ये चलाया था एक पीडीएस सिस्टम फॉर फूड ग्रेन, आईसीडीएस, और उसके बाद चलाया था फूड फॉर वर्क प्रोग्राम FFW 1977 में। ठीक है, फूड फॉर काम के बदले अनाज, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। तो कौन चलाया था एनएसओ के रिपोर्ट पे? क्या अंत्योदय स्कीम चलाया था, अन्नपूर्णा स्कीम चलाया था, टारगेटेड पीडीएस चलाया, आरपीडीएस चलाया, नैपसैक चलाया नहीं, मिड डे मील चलाया नहीं, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, आईसीडीएस और पीडीएस। किसके रिपोर्ट के आधार पे? नासो इफेक्ट ना एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के आधार पे। नेम सम ऑफ द इसेंशियल कमोडिटीज केप्ट बाय द राशन शॉप और फेयर शॉप। अब राशन शॉप या फेयर शॉप पे कुछ एकदम जरूरी का सामान जो मिलता है वो क्या क्या है? तो शुगर, केरोसिन, वेट। शुगर केरोसिन नहीं मिलता है, मिलता है, केरोसिन ऑयल नहीं मिलता, बंद हो मटिया गया। तेल जो है उसको मिलना चाहिए। चलो यहाँ पे इंडिया इज एमिंग द सेल्फ सफिशिएंट ऑफ इन फूड ग्रेन सिंस इंडिपेंडेंस। बताइए, इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट हो गया है, तो लिख नहीं सकता आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन पहले से 3 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया। इंडिया को डिपेंड नहीं रहना पड़ता है इंपोर्ट पे, इंडिया उल्टा एक्सपोर्ट करता है इंडिया। ठीक है, तो लिख लेगा ये सब। वर्ल्ड में 5th नंबर है इंडिया का एक्सपोर्ट अब यहाँ पे बुक में कहानी दिया है रामू का, ये MCQ के लिए। तो रामू कैसा लेबर था? तो रामू कैजुअल लेबर था, कहाँ पे? विलेज एरिया का कहानी है, उसका दर्दनाक कहानी रामू का। और उसके बाद अहमद कहाँ पर है? तो अहमद था, ये अहमद जो है ये शहरी इलाका में था, एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर का चलाता था। कहानी। तो पूछ सकता है रामू किससे रिलेटेड है, ये पूरा